चैप्टर नंबर 22, 21। पेज नंबर 617, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, जिस बंदे की सेल्स टैक्स की एक्टिविटी भी हो और फेडरल एक्साइज की एक्टिविटी भी हो तो उसने दोनों रिटर्न्स जमा करवानी है, सेल्स टैक्स की भी और फेडरल एक्साइज की भी। तो बेहतर है ये बंदा देख ले कि सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में से इसकी बड़ी एक्टिविटी कौन सी है। अगर बड़ी एक्टिविटी सेल्स टैक्स की है तो फिर सेल्स टैक्स की तारीख जमा कराने वाली डेट को आ जाए, और अगर बड़ी एक्टिविटी फेडरल एक्साइज की है तो फिर फेडरल एक्साइज की जो एक्टिविटी की डेट बनती है उस दिन रिटर्न को जमा करवाने आ जाए। दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, कोई मसला नहीं। तो देखें क्या लिखा हुआ है, वेयर अ पर्सन ऑपरेट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। जब एक बंदा डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करे, वेयर डिफरेंट डेट्स ऑफ रिटर्न हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन द सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज। जहां मिसाल के तौर पे फेडरल एक्साइज की डेट जो है वो 20 हो और सेल्स टैक्स की तो मैंने आपको कल 18 बता दी थी, 18 हो, तो फिर देख लें दोनों में से मेजर एक्टिविटी किसकी है। जिसकी मेजर एक्टिविटी है उसके मुताबिक ये रिटर्न जमा करवा दे। सिंगिंग फॉर ऑल सेक्टर्स बाय द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू हिज मेजर एक्टिविटी। चले नीचे आ जाए पॉइंट 18 में। दूसरा वाला तो हमने कर लिया हुआ है, फाइलिंग ऑफ एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न। पॉइंट 18 के अंदर भाई उसने ये लिखा हुआ है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी है रिटर्न की। ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी है रिटर्न की, इस बात का क्या मतलब है? द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली on the web or any magnetic media or computer readable media shall be considered as a return, and the board may make rules, board rules बनाएगा for determining the eligibility means correctness, eligibility of data of such returns। और बोर्ड ई इंटरमीडियरीज बताएगा। इंटरमीडियरीज वो होंगी जो आपके डेटे को टाइप करके एफबीआर को भेजेंगी। ई इंटरमीडियरीज मैं आपको बता चुका हूं, ये सीएस और लॉयर्स हैं। इसे कहीं पेन एक और ला दें। ये सीएस और लॉयर्स हैं जो लोगों को रिटर्न्स बना के देते हैं। एंड ट्रांसमिट डेटा इलेक्ट्रॉनिकली अंडर देयर डिजिटल सिग्नेचर। Every registered person required to file a return or a statement shall file them electronically. Return electronically जमा कराना बाइंडिंग है। A registered person filing return electronically shall pay sales tax in NBP, लेकिन सेल्स टैक्स आपने नेशनल बैंक में जमा करवाना है और प्रेस्क्राइब चालान मिलेगा आपको, पेमेंट चालान, या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं एफबीआर का। ये भाई बड़ी भयानक बात है जो कल हमने पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि बैंक कई दफा लोड की वजह से बैंक का सिस्टम डाउन हो जाता है तो बैंक आपको प्रॉपर रसीद नहीं दे पाता कि आपने टैक्स जमा करवा दिए। तो बैंक अगर रसीद देने में 1-2 दिन लगा दे तो फिर रसीद का नंबर रिटर्न में डाल के जमा कराइएगा। रिटर्न फिर आप 16 को जमा कराएं, 17 को जमा कराएं, 18 को जमा कराएं, कोई मसला नहीं। कहते जहां जहां मैंने पूरी किताब में आपको ड्यू डेट 15 की बताई थी, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूं। द टैक्स शैल बी डिपॉजिटेड बाय 15। टैक्स तो मुझे 15 को ही जमा करवाना है, फरवरी का टैक्स 15 मार्च तक। एंड द रिटर्न शैल बी सबमिटेड बाय 18th ऑफ द सेम मंथ। हाँ, रिटर्न आप 18th ऑफ द सेम मंथ जमा करवा दें, वो कोई मसला नहीं है। बैठ जाओ भाई, बड़े टाइम पे आए हो आप। अच्छा मोहतरम, अपने पास ही रखें। ये चार्जिंग पे लगवा दें। गाड़ी में भी उससे कहीं 1-2 चीजें पड़ी हुई हैं, वो चार्जिंग पे लगा दें। अच्छा भाई, एक मजे की चीज सुने, वो ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज। जब तक जनरल टायर अपनी रिटर्न जमा नहीं करवा देता, होंडा की रिटर्न जिसमें परचेज ऑफ टायर शो किया गया है वो कच्ची समझी जाएगी। होंडा की रिटर्न क्या समझी जाएगी? कच्ची। वजह बताएं। जब तक जनरल टायर अपनी सेल की रिटर्न जमा नहीं करवा देता तब तक होंडा की रिटर्न में परचेज ऑफ टायर कच्ची समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है होंडा तो कह रहा हो मैंने टायर खरीदे हैं, लेकिन जनरल टायर ने बेचे ही ना हो और होंडा झूठ बोल रहा हो। पढ़े जरा, पहली लाइन समझ आ रही है? पहली 2 लाइनें
अब अल्फाज लिखना शुरू कर दें हम, अगर समझ आ गई आपको। बायर कौन है? होंडा। होंडा रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कच्ची इन एफबीआर का कंप्यूटर सिस्टम अंटिल कब तक, कब तक, कब तक, कब तक? जब तक के जनरल टायर अपनी रिटर्न जमा ना करवा दे। अच्छा, इसमें ना लॉ मेकर ने थोड़ी सी इसको गुंजाइश दी हुई है कि अगर 15 तक तुमने जमा नहीं भी कराई ना, तो कम से कम महीने के एंड से पहले जमा करा दो। हमने तो कल 18 तक गुंजाइश दी थी, लेकिन ये प्रोविजन जरा खास किस्म की है। असल में ये प्रोविजन नॉर्मली चलती है, बस पूरे पाकिस्तान में चल रही है। तो कुछ जो लोग बहुत सुस्त हो ना, कहते हैं कम से कम तुम साल के महीने के एंड तक तो जमा करा दो ना, यानी मार्च की रिटर्न 30 अप्रैल तक तो जमा करा दो ना, कहते बस जमा करा देना याद से। होंडा की रिटर्न में जो परचेजेस नजर आ रही हैं वो कच्ची समझी जाएंगी अंटिल द जनरल टायर फाइल देयर रिटर्न फॉर द टैक्स मंथ by the last date of the month in which due date of filing of return falls। तो जनरल टायर को चाहिए कि अपनी मार्च की रिटर्न, अपनी इस पूरे फिक्रे का मतलब है 30 अप्रैल, अपनी मार्च की रिटर्न 30 अप्रैल तक जमा करवाए। नोट करें। अच्छा जी, ये है पॉइंट 1। पॉइंट 2 इसको करें। पॉइंट 2 जरा कोई पढ़ के बताए बंदा, हाथ खड़ा करके। फिर चलें चलें चलें, हाँ बैठे। जब जनरल टायर फाइल कर दे अपनी रिटर्न और साथ टैक्स पे कर दे, बाय द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, बाय द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉल्स। वो एक ही दफा लफ्ज ऊपर याद कर लीजिएगा, इन विच द ड्यू डेट ऑफ द बायर कच्ची रिटर्न बिकम वैलिड। तो फिर किसकी कच्ची रिटर्न पक्की समझ ली? रिटर्न किसी और ने जमा करवाई है, लेकिन हमारी कच्ची पक्की बन जाएगी। किसने रिटर्न जमा करवाई है? जनरल टायर। तो हमारी कच्ची रिटर्न पक्की बन जाएगी होंडा की। अच्छा, ये फिक्रा तो बार बार आएगा ना, लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यू डेट फॉल्स। ये फिक्रा तो बार बार आ रहा है अब। लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉल्स। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, ये जरा फुल स्टॉप तक को बंदा बता दे इसका क्या मतलब है। हाँ जी, ये तो था ना, अगर मैं अलग हाइलाइटर पकड़ूं, ये तो था ना सेलर फाइल्स, सेलर ने कर दी, और अगर सेलर फेल्स टू, तो ये दो अलग सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो है सेलर फाइल्स और एक सिनेरियो है सेलर फेल्स टू फाइल। सेब खा के रखने के लिए शॉपर है या ये भेजूं मैं? है शॉपर? जल्दी खाओ, चलो आराम आराम से खाओ, क्या टेंशन है। इफ द सेलर फेल्स टू फाइल, इफ द सेलर फेल्स टू फाइल, ये दिन ही ऐसे चल रहे हैं, आप लोगों को टाइम नहीं मिलता खाने पीने का, खैर है खा लिया करें इधर। इफ द सेलर फेल्स टू फाइल हिज रिटर्न बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच, वो तो मैंने आपको कहा, ये फिक्रा बार बार आ रहा है, ये याद ही करना पड़ेगा आपको घर में। लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यू डेट फॉल्स, the sales invoices issued by seller, जनरल टायर ने जो सेल इनवॉइसेस इशू की हैं will be deleted by system from buyer's return, बायर की रिटर्न से वो डिलीट कर दी जाएंगी। Why? इसका हमने नाम पढ़ा था, बिकॉज इनपुट इज नॉट वेरीफिएबल इन सप्लाई चेन।
सप्लाई चेन में अब इनपुट माना नहीं जा सकता क्योंकि कोई इसको सेल में नहीं डाल रहा। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जब आप जमा करवाते हैं ना, तो उसमें आप इनवॉइस नंबर वगैरह भी डालते हैं ताकि सिस्टम मैच कर सके, जो आपकी सेल इनवॉइस है वो अगले की, जो सॉरी आपकी परचेज इनवॉइस है वो अगले की सेल इनवॉइस हो। द लाइबिलिटी ऑफ बायर, होंडा, होंडा अब तो सजा सुन, रिटर्न किसने जमा नहीं करवाई? जनरल टायर ने। द लाइबिलिटी ऑफ buyer will be calculated without that input tax, without that input। कौन सा वाला इनपुट? वो जो जनरल टायर से टायर खरीदे हैं। अच्छा, पता है होगा क्या? अब होंडा का इनपुट डेड होगा, आउटपुट है 70 का, इनपुट टायर्स, इनपुट लोहा, इनपुट शीशा, मिरर, ग्लास होना चाहिए, मिरर तो देखने वाला होता है। तो 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। अब जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ना, वो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हुए कौन सी परचेज हमें डेड करनी पड़ेगी? टायर्स वाली। अब ये असल में कच्ची रिटर्न में आपने इतना टैक्स जमा करवाया है, कच्ची रिटर्न में आपने इतना टैक्स जमा करवाया है, कच्ची वाली में। हद हो गई वैसे, इतना ज्यादा। भाई मुझे याद करना, छुट्टियों में उर्दू लिखूंगा मैं थोड़ी। हाइट ऑफ एनीथिंग, उर्दू लिखनी भूल गई हमें, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और जो पक्की रिटर्न है जो पक्की रिटर्न है, एक तो कच्ची थी, दूसरे तरीके से होता है काफ, चलो जान लो। जो पक्का भी टाइम नहीं है, जो पक्की रिटर्न है उसमें अब आपका बताएं टैक्स कितना निकला है जी? 70 माइनस 25, 45। और इधर कितना निकला है? 20 का फर्क तो पड़ना चाहिए ना, क्योंकि 20 डिलीट किया है। अच्छा, अब आपको और कितना टैक्स देना पड़ा? 20। और कितना टैक्स देना पड़ा? ये लाइन आप समझ आई? कच्ची रिटर्न शेल बी टेकन एज वैलिड आफ्टर पेमेंट ऑफ सेड टैक्स लाइबिलिटी। व्हाट इज द सेड टैक्स लाइबिलिटी? व्हाट इज द सेड टैक्स लाइबिलिटी? नाउ क्या बनेगी नई टैक्स लाइबिलिटी? कितने से बढ़ेगी? 20 से इंक्रीज आएगी ना। वैसे नोट करने की जरूरत नहीं, करनी है तो कर लें। वो 35 है और वो 55 है। भाई जब वो फेल हो जाएगा रिटर्न जमा कराने से, तो बताएं हमें क्या सजा मिलेगी? वी हैव टू पे द सेड टैक्स लाइबिलिटी, वी हैव टू पे द सेड टैक्स लाइबिलिटी। दिस इज कॉल्ड एज सेड टैक्स लाइबिलिटी। यानी जिसका जिक्र किया जा रहा है, सेड का मतलब कोई सेड तो नहीं, जिस लाइबिलिटी का जिक्र किया जा रहा है, अब ये हमें पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कुछ चारा नहीं। चारा तो बाकी आपको पता है कहां से मिलता है। चखा है कभी? यार बकरे को डालने से पहले चख लिया करें। हाँ भाई, भाई ने चखा है साग। 45 है तो लाड़ लो। 70 माइनस 20 50, 50 माइनस 10 40, 40 माइनस 10 30। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सीए क्वालिफाई होने की। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दिन। आजकल कहाँ हो? सुबह से मैसेज आई जा रहे हैं माशाल्लाह आज तो। अच्छा माशाल्लाह, आपके 10 मंथ अभी आर्टिकल्स के रहते थे। चलो माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हो गया। ऐसे कैफ दे मसले पे ने उथे आर्टिकल खत्म होने तो साल 2-2 साल पहले लोग पास करके बैठे ने सीए फाइनल, वड्डियां वड्डियां किताबां। इतने कैफ ने सर सर पढ़ा नहीं जा रहा सर, सर कोई स्ट्रैटेजी बता दें सर, सर सर्दी बड़ी होती है सर, मोटिवेट कर दें सर। ओके
दे दूंगा आपको, अपना नंबर दे दूंगा मैं जाते हुए, परेशान ना होना, दे दूंगा वो है। अच्छा, कच्ची पक्की, कच्ची रिटर्न शेल बी टेकन एज वैलिड, कच्ची रिटर्न, अच्छा कच्ची रिटर्न आप वैलिड तब इस अब क्यों कब कब वैलिड बनेगी कच्ची रिटर्न? आप तब वैलिड बनेगी जब आप क्या पे करेंगे, 20 पे करेंगे, फिर आपकी कच्ची रिटर्न वैलिड बन जाएगी। कच्ची रिटर्न में तो आपने कितना पे किया है, 25, और आपने करना कितना था असल में, 45। ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो उसने विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट डाला है, विद होल्डिंग का। तो फर्ज करें होंडा पेड टू जनरल टायर 200 और 36 रुपए फिर कहां गए, एंड पेड टू गवर्नमेंट 36। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है सेल्स टैक्स में, मैंने जनरल टायर को पूरे 236 देने होते हैं, इसको कहते हैं सेल्स टैक्स में विद होल्डिंग। इसको क्या कहते हैं, विद होल्डिंग। अब विद होल्डिंग में पता है क्या कैसे सॉल्व होता है न्यूमेरिकल, विद होल्डिंग में ऐसे सॉल्व होता है, वो ये हमारे सिलेबस में नहीं है चीजें। जब आउटपुट निकलता है ना जनरल टायर का 36, उसका तो आउटपुट 36 है, जनरल टायर की बात कर रहा हूं, उसका आउटपुट 36 है, तो इस 36 में से माइनस कर देते हैं 36, क्योंकि ये ऑलरेडी कोई इसका पे कर चुका है, तो आउटपुट फिर ये इस तरह निकालते हैं। बट ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप चीजें हैं, जरा 1 मिनट पढ़ ले। अब थ्योरी में गलती से आई के अपने डाल दिया हुआ। A registered person can only claim sales tax withheld। ये देखिए मैंने क्लेम करवा दिया इसको 36, बड़ा खुश हो रहा है ये। A registered person can only claim sales tax withheld। वो सेल्स टैक्स विदहेल्ड को उधर भी तो यही करते थे, न्यूमेरिकल के एंड पे लाके माइनस करते थे, मैंने उधर ऊपर ही माइनस कर दिया। विद होल्डिंग को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इतना टैक्स आपका ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। A registered person can only claim sales tax withheld। What does this claim means? This claim means this claim, नोट कर लीजिएगा। A registered person can claim the sales tax withheld by a withholding agent। withholding agent यहां कौन था, होंडा। If he declares the sale, अगर तू सेल डिक्लेयर करे, वो कर दी, अल्लाह का शुक्र है इसने, जब तू सेल डिक्लेयर करेगा तो ये भी माइनस कर ली। इफ ही डिक्लेयर्स द सेल इन हिज रिटर्न, अदरवाइज द सेल टैक्स विदहेल्ड, वरना ये जो तेरा 36 कटा है एंड रिडक्शन, और ये जो रिडक्शन तूने किया है इधर, विल नेवर बी अलाउड, फिर तुझे माइनस नहीं करने देंगे। मतलब ये कि सेल को इधर डालो और फिर ये माइनस करो। असल में लोग करते ये थे कि ये वाली सेल इधर नहीं डालते थे, कुछ और सेल डाल देते थे और फिर माइनस करते थे, तो उसने कहा यही वाली सेल इधर डालो फिर माइनस कर लो, कोई मसला नहीं। खत्म होगी मेरी बात, बताना पड़ता है। मुक गई साड़ी गल। साथ होते हैं रशीद, तू भी एक दिन मुक जाना, बुरा मना गया तो मैं मुक जाना। इस तरह ना कहा करें दूसरे को दावत देते हुए, आपने एक दिन मर जाना है, ये मैंने एक दिन देखे मर जाना है, इसी तरह हम सबका कोई पता नहीं, इस तरह बात अलग आएगा तीनों बड़ी। ओके, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली क्लेम सेल्स टैक्स विदहेल्ड। काटा किसने सेल्स टैक्स, होंडा ने। होंडा को ऐसे पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी, 236, लेकिन उसने 36 काट के किसी को जमा करवा दिया। अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कौन, नहीं होंडा तो नहीं। अ जनरल टायर कैन ओनली क्लेम सेल्स टैक्स विदहेल्ड, जनरल टायर का जो सेल्स टैक्स कटा है उसको क्लेम कर ले, if he declares the corresponding sale in his return, otherwise the sales tax withheld in reduction in output will not be allowed।
अच्छा, ये जो कल हमने पढ़ा है ना, अब ये सही है, मत खोलें, ये पेज 613 सही है, तो जो बज़ाहिर इस वक्त लॉ में एरर है 60 और 90। आई कैप की जो मैंने बुक खोली थी कल, आई कैप को तो हमने पहले से बता दिया हुआ आपकी बुक में गलती है। आई कैप जो है वो ये सारा जो है ना बुक में डालना भूल गया हुआ, लॉ में चेंज हो गया था, तो कल ही आई कैप ने दोबारा ईमेल की थी कि ये चीज़ें अब हमने डाली हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आई कैप की वेबसाइट पे अब ये री अपलोड हो जाएंगी। आई कैप की बुक में तो ये गलती थी। बहरहाल लॉ में अब एक गलती मौजूद है कि इधर वो 60 दिन की बात कर रहा था और नीचे वो 90 दिन की बात कर रहा था, तो ये बड़ी अजीब सी बात थी कि उधर कह रहा है 60 दिनों में डी रजिस्टर कर दूंगा और इधर कह रहे हैं 90 दिनों के अंदर जो है तुम्हारा ऑडिट मुकम्मल करूंगा। तो बज़ाहिर दोनों डेट सेम होनी चाहिए थी। चलें, अब जो भी है इसी तरह है, हमने जो पढ़ लिया उसको चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिवाइज करें। होंडा आपके लिए एक बुरी खबर है कि आपकी रिटर्न कच्ची समझी जाएगी जब तक कि जनरल टायर अपनी रिटर्न जमा ना करवा दे। और अगर जनरल टायर 15 अप्रैल तक नहीं भी जमा करवाता तो कोई मसला नहीं, बस उसको असल में ना जनरल टायर 15 अप्रैल तक जमा नहीं कराता होता था, फिर होंडा फ़ोन करके उसको कहता था भाई जल्दी कर, मेरी रिटर्न का स्टेटस अभी तक कच्चा आ रहा है एफबीआर के सिस्टम में, तो पता चले तूने रिटर्न जमा नहीं कराई। तो ये जो अगले 15 दिन दिए ना इन्होंने, आम तारीख तो 15 दिन है, अगले 15 दिन दिए ना इन्होंने, ये बड़ी गेम है। ये 15 दिन इसलिए होते हैं कि आप बायर सेलर्स की मिन्नतें करते हैं, यार खुदा के लिए तूने तो जो करना है कर, अपनी रिटर्न तो जमा करा, मेरा तो जो है वो काम निकले, वरना मेरे इनपुट डेड हो रहे हैं। तो ये जो आम तौर पे 15 दिन में लोग रिटर्न जमा करवाते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 15 दिन दिए हैं ये इस वजह से दिए हैं कि बायर्स रिक्वेस्ट करें सेलर्स को खुदा के लिए अपनी रिटर्न जमा करवाओ। तो इस तरह गवर्नमेंट ने एक सिस्टम चलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में सारे रिटर्न जमा करवाएं, उसके लिए हमें एफर्ट ना करनी पड़े, ये लोग आपस में लड़ रहे हों। हाँ, अगर फिर होंडा के फ़ोन करने पे जनरल टायर को शर्म आ जाए और जनरल टायर से सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवा दे, 30 अप्रैल तक ही चाहे करवा दे, तो फिर होंडा का इनपुट माइनस करने की इजाज़त है। वो जो 20 है फिर वो सही माइनस हुआ है, द बायर कच्ची रिटर्न बिकम, तो बस ये कच्ची ही फिर पक्की बन जाएगी, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता if the seller still fails to file his return by the last day of the month in which due date files, the seller invoices the sale invoice issued by seller will be deleted by IRS from buyer return and the liability of the buyer will be calculated without that input। और कच्ची रिटर्न आप पक्की समझ ली जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। जनरल टायर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए विदहोल्डिंग टैक्स माइनस नहीं कर सकता। विदहोल्डिंग टैक्स हम पूरे इनकम टैक्स में माइनस करते थे हर जगह। जनरल टायर अपना टैक्स कैलकुलेट करते हुए विदहोल्डिंग टैक्स माइनस नहीं कर सकता जब तक कि वो सेल शो ना कर दे, और अगर उसने अपनी सेल शो नहीं की तो फिर उसको ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। पेज 623, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। नंबर 1, ना भाई ये यहां से उंगली गिली करके ना किताब खोलो, मुनासिब नहीं लगता ना, आप तो लेक्चर 100 से भी ऊपर निकल गए हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, पानी ले आया करो घर से, पानी ले आया करो, वो एक मिलता है ऐसे, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं फोम में, उस पर कर लिया करो। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रॉय, मैंने नहीं आपकी तरफ हंस के देखा, आप खुद देख रहे हो, मैं तो शौक ही नहीं कि आपको पता, लोगों को पता नहीं चला, अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स ये है, पता नहीं मिलना तेनों, हो ही नहीं सकता, पहली रो में बैठ के मिल जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रॉय करते हुए आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपने कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल के बंदे से इजाजत लेनी है और उसको बुलाना है, सॉरी कमिश्नर से इजाजत लेनी है और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के बंदे को बुलाना है और उसकी मौजूदगी में चीजों को डिस्ट्रॉय करना है, आग लगानी है, बस बात खत्म होगी। वेयर गुड्स आर रिटर्न बाय बायर, जहां होंडा ने टायर वापस कर दिए, भाई ये टायर क्या है, ये तो बैठ गए हैं, बिकॉज टायर आर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड आर टू बी डिस्ट्रॉयड बाय सेलर, और जनरल टायर ने कहा चलो ठीक है इनको डिस्ट्रॉय करो, ये तो किसी काम के नहीं है। द सेलर शैल डिस्ट्रॉय द गुड्स आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर। अच्छा, सेलर चीजें डिस्ट्रॉय करेगा किससे इजाजत लेके? द गुड्स विल बी डिस्ट्रॉयड अंडर द सुपरविजन ऑफ, कम से कम उस असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा आएगा उसकी मौजूदगी में, पीएन नहीं आएगा एफबीआर के दफ्तर का, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा आएगा उसकी मौजूदगी में टायर जलाए जाएंगे। और क्या हो रहा है जी, सड़क पे टायर जलाए जा रहे हैं, ओए हो। द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टायर डिस्ट्रॉयड शैल नॉट बी अलाउड। लो आखिर में यही सुनना था,
इतनी मेहनत करके बंदा भी बुलाया, इजाजत भी ले ली, और बाद में ये सुना कि इनपुट माइनस करने की इजाजत, क्या फायदा हुआ फिर इस सारे का? फायदा ये होता है इस सारे का कि गवर्नमेंट कह देती होती है कि आपने ये टायर डिस्ट्रॉय नहीं किए, बेचें, आप झूठ बोल रहे हो, इसकी सेल पे 18 दो। तो फिर सेल पे अब आपको 18 नहीं देना पड़ेगा, बस आपकी परचेज डेड हो जाएगी। इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन द अबव मैनर, आउटपुट विल नॉट बी चार्ज्ड। बस ये फायदा होगा आपको, आपकी सेल में नहीं डाले जाएंगे ये टायर। हाउएवर इफ द गुड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द अबव मैनर, आउटपुट विल बी पेड बाय अस थ्रू आवर ओन पॉकेट। ओन पॉकेट से देना पड़ेगा, फिर टायर तो डिस्ट्रॉय हो गए ना। फिर अगर 1 लाख रुपए के टायर थे तो 18,000 गवर्नमेंट लेने आ जाएगी आपसे टैक्स, इसकी बचत हो सकती है आपकी। तो सेल में अगर आप डलना अवॉइड करवाना चाहते हैं हाइब्रिड में सोते हुए, ये सुला दें इनको, भाई तकिए दे दो जाके, तकिए दे दो, पहली रो में 2 चाहिए। किधर गया कैमरामैन? आज भिजवाओ जरा, बिल्कुल ऐसे हाजिर बाश ऐसे होके बैठे ऐसे। चलें जी, आखिरी सफा निकालें, पेज 624। साथ साथ याद करना था सेल्स टैक्स, लेकिन अब क्या है, लॉसेस के चैप्टर इंशाल्लाह साथ साथ याद करेंगे, जो मंडे को शुरू करना है वो साथ साथ याद कर लेंगे। भाई 2 तकिए भिजवाने हैं हाइब्रिड में पहली रो में, आज भिजवाओ, आज भिजवाओ। बस अब 100 लेक्चर के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है हमारे यहाँ। ये वाला ब्लू वाला लो, ये दे आओ पहली रो में, जाएं। आई एम सीरियस, हाँ दोनों ले लें, एक ऊपर, ये फिलहाल ये काफी है, एक दें, एक दें, जाएं। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस, जी जी जी, डेफिनेशंस। रेजिडुअल इनपुट टैक्स, रेजिडुअल इनपुट, इधर भी एक चाहिए। अच्छा मोहतरम, अब आप हजरात पेज के जरा इस पोर्शन में आए और पेज के इस पोर्शन के अंदर आकर देखें, हमारे न्यूमेरिकल में, चले रहने दें, दूसरी क्लास में जाना था, चले रहने दें। हमारे न्यूमेरिकल में कल भिजवा देंगे अगर जरूरत पड़ी, वर्किंग नंबर 2 होती थी, इसमें 0 रेट सेल भी होती थी, लेकिन मैंने फिलहाल कौन सी डाली है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल। फर्ज कर लें सेल ऑफ कार और सेल ऑफ कुरान, कोई भी टैक्सेबल सेल हो सकती है, कोई भी एग्जेम्प्ट सेल। एक बंदा टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल दोनों कर रहा है। सेल कितनी है 50, सेल कितनी है 30, टोटल सेल 80। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। इनपुट कितने 20। ये इनपुट कहां से आता है, वर्किंग 1 से यहां पे आता है। वर्किंग 1 में जाता है या वर्किंग 1 से आता है? अच्छा, वर्किंग 1 से आता है। 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना आ गया 13। तो ये मैंने आपको कल कहा था, इसको कहते हैं कॉमन इनपुट। और ओहो भाई, ये जरा एरो तो सही कराओ भाईजान, ये जरा एरो तो सही कराओ, ये 13 के ऊपर है, तस्वीर खींचो, ये नजर ही नहीं आना। ये वाला 13, ये 13 है, ये वाला। इस 13 का क्या नाम है? रेजिडुअल इनपुट, नहीं आगे पढ़े, टैक्स क्रेडिट, यानी ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो न्यूमेरिकल के फेस पर माइनस करने की इजाजत है, इसका नाम है कॉमन इनपुट। और 20 रुपए का नाम, और 13 रुपए का नाम है कॉमन इनपुट का टूटा हुआ वो हिस्सा जो फेस पे जाके माइनस करना। 20 का क्या नाम है? कॉमन इनपुट। और 13 का क्या नाम है? कॉमन इनपुट का टूटा हुआ वो हिस्सा जो न्यूमेरिकल के फेस पे जाके माइनस करना। अच्छा, ये निकालते हुए हमें साल हो गए। जरा देखें इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये होता है कि 20 को पकड़ा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा 80 से और मल्टीप्लाई किया जाएगा 50 से, तो जवाब आ जाएगा 13। रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने हैं? रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट ये निकाला किससे है? रेजिडुअल इनपुट को तोड़ के, रेजिडुअल इनपुट को तोड़ के 13 है और रेजिडुअल इनपुट 20 है, इनको तोड़ के निकाला है। अच्छा, अब यहां पे हम 3 बातें करने लगे हैं थ्योरी में।
कोई ऐसी भी कंपनी हो सकती है जो सिर्फ टैक्सेबल सेल करे? हाँ, ऐसी कंपनी भी हो सकती है। कोई ऐसी भी कंपनी हो सकती है जो सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल करे? हाँ, ऐसी भी हो सकती है। कोई ऐसी भी हो सकती है जो दोनों करें? तो ये 3 किस्म की कंपनीज अब हम पढ़ने लगे हैं। Input paid on raw material purchased for only taxable sale shall be fully admissible। ये तो पूरा माइनस करने की जाता है, इसके लिए तो वो वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है पोर्शनमेंट की, क्योंकि ये बंदा सिर्फ कौन सी सेल कर रहा है? टैक्सेबल सेल। हमने अपने समझने के लिए मिसाल डाली है कि टोयोटा कोरोला गाड़ी है, उसने कौन सी सेल की है? सिर्फ सेल ऑफ कार, बस इसके सारा इनपुट अलाउ है। ये पॉइंट 1 हो गया। अच्छा, एक अब ऐसा बंदा जहन में लाएं जो सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है, तो इसने कुरान बनाने के लिए कागज खरीदे हैं। इनपुट पेड ऑन कागज परचेज्ड फॉर ओनली एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान शेल नॉट बी अलाउड। इनपुट ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर ओनली एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान शेल नॉट बी एडमिसिबल। बड़ा बड़ा करके लिखें, ये ओनली वालों के लिए है। ये सिनेरियो किसके लिए है? ओनली वालों के लिए। तो कोरोला वाले सिर्फ गाड़ियां बेच रहे हैं, टोयोटा वाले सिर्फ गाड़ियां बेच रहे हैं, और ताज कंपनी वाले सिर्फ कुरान बेच रहे हैं। तो एक का इनपुट फुली एडमिसिबल है और दूसरे का इनपुट फुली डेड है, नॉट एडमिसिबल। अच्छा, कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है पाकिस्तान में कि उसका इनपुट हो फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सेल? उसके लिए फिर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, उसके लिए तो ये है ना। फिर ये अजीब सी मिसाल हम लेने लगे हैं। किया वालों ने सोचा कि हम गाड़ियां भी बेचते हैं, कुरान भी बेचते हैं, तो इनके लिए पॉइंट 3 है। टोयोटा वाले सिर्फ गाड़ी बेच रहे हैं, ताज कंपनी वाले सिर्फ कुरान बेच रहे हैं, और किया वाले कहते हैं हम गाड़ियां भी बेच रहे हैं, कुरान भी बेच रहे हैं। तो इनको फिर इनपुट को क्या करना पड़ेगा? बोले अपोजिशन। अच्छा, अब जरा हाइलाइटर यूज करें। ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे हैं? The input paid for both exempt and shall be apportioned according to following formula। इसको कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन टैक्सेबल सेल, क्योंकि ये सब टैक्सेबल सेल वाला है ना, इसलिए इसका पूरा नाम है रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन टैक्सेबल सेल। फॉर्मूला बता दें क्या हमने बनाया है? 20 रुपए डिवाइडेड बाय 50 जमा 30 ज़रब 50 इज इक्वल टू 13। Any input claimed wrongfully because of गलत एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला shall be punishable। और पनिशमेंट नहीं बताई क्या होगी। फॉर्मूला गलत लगाया तो पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा जी, आखिरी बात, मंथली का लफ्ज इधर घर में ना पहले पढ़िएगा और एडजस्टमेंट का लफ्ज बाद में पढ़िएगा। ये मंथली एडजस्टमेंट अंदाजा है, और साल के आखिर में पूरे साल के फिगर्स डालकर फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे। ये मंथली एडजस्टमेंट अंदाजा है। साल के एंड पर पूरे साल की सेल डालेंगे, पूरे साल की सेल डालेंगे, पूरे साल का इनपुट डालेंगे और अपोर्शन करेंगे। लेकिन ये हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली नहीं है, हमारे सिलेबस में मंथली ही न्यूमेरिकल आया करेगा। ये बड़ी भयानक बात है। कह रहे ये मंथली न्यूमेरिकल कच्चे हैं, जो तुम्हें सर करा रहे हैं ना, ये सारे न्यूमेरिकल कच्चे हैं। साल के एंड पे एक पक्का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना। तो एक प्रोविजनल हमने उधर भी पढ़ा, लेकिन वो प्रोविजनल रिटर्न है। आईकैप में आता है कि व्हाट इज फाइन डिफरेंस बिटवीन फाइनल एडजस्टमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट। 2-3 मार्क्स का सवाल आता है, कल दिखाया भी था आपको।
तो ये 2-3 मार्क्स का सवाल अक्सर आता है कि प्रोविजनल और फाइनल एडजस्टमेंट में फर्क बता दो। फर्क यही है बस, मंथली एडजस्टमेंट शैल बी ट्रीटेड एज कच्ची एडजस्टमेंट एंड एट द एंड ऑफ 30 जून, जब 30 जून आ जाया करेगा, the registered person shall make final adjustments on the basis of taxable and exempt sale made during the month या during the year, during the year। फिर साल का डेटा लेके आप एक रिटर्न बना के देना मुझे, वो जरा मैं देखूंगा वो सही वाली तुम्हारी रिटर्न होगी। लेकिन आमतौर पे ना मंथली और साल वाली फिगर्स टोटल करें तो वही, इसलिए इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता होता। ओके जी, आखिरी डेफिनेशन पढ़ लें आज की। ये आई कैप के अंदर आता है, टेल द डिफरेंस बिटवीन रेजिडुअल इनपुट टैक्स एंड रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। असल में इसी सफे पे हम, असल में रेजिडुअल इनपुट टैक्स है 20 रुपए, ये वाला रेजिडुअल इनपुट टैक्स, असल में रेजिडुअल इनपुट टैक्स है 20 रुपए। एक मजे की बात सुने, हमारे सवाल में, हमारे एक्सप्लेनेशन में टोयोटा का कोई रेजिडुअल इनपुट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रही है। तो रेजिडुअल होता है कॉमन, इसका कॉमन इनपुट ही नहीं है, इसको सारा माइनस करने की जरूरत है। रेजिडुअल वो होता है जिसे तकसीम करना है असल में। और ताज कंपनी का भी कोई रेजिडुअल इनपुट नहीं है, बल्कि इसका तो इनपुट ही डेड है। रेजिडुअल इनपुट सिर्फ उन लोगों का होता है, उन लोगों के इनपुट को रेजिडुअल इनपुट कहते हैं जो एक ही वक्त में 2 किस्म की सेल कर रहे हैं। तो रेजिडुअल इनपुट पता तो है आपको, वर्किंग वन से निकलता होता है ये 20 रुपए। ये क्या होता है? इट इज अ टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल्स, वर्किंग वन से मिलाएं, इट इज अ टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, फिनिश गुड्स यानी प्लांट वगैरह, बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग। जब आप टैक्स एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सेल दोनों के लिए पे करें ना, तो इस टैक्स का नाम होगा, बोलें, ये जो सारे न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन अगर एक बंदा सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा है, कहते हैं उसके इनपुट को रेजिडुअल ना कह देना, ये मना कराओ। इट डज नॉट इंक्लूड द इनपुट ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड ओनली फॉर, और ओनली फॉर कहते हैं इन दोनों के इनपुट के लिए तुम्हें मैं रेजिडुअल इनपुट का लफ्ज यूज करने दूं, नेवर पॉसिबल। कहते हैं ये रेजिडुअल इनपुट नहीं होते। हां, इसके इनपुट का नाम क्या रख सकते हो? रेजिडुअल इनपुट। और जब नाम पड़ गया रेजिडुअल इनपुट, जब तोड़ने के बाद इसका नाम क्या पड़ेगा? जब रेजिडुअल इनपुट 20 का नाम पड़ गया तो तोड़ने के बाद इसका नाम क्या बनेगा? रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आज अजीब अजीब बातें पता चली। जो बंदा सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा है उसका इनपुट इनपुट है, क्योंकि उससे वर्किंग 2 में लेके नहीं जाना। जो बंदा सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है उसका इनपुट भी इनपुट है, क्योंकि उससे वर्किंग 2 में लेके, जो हमारे न्यूमेरिकल की तरह टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल धड़ाधड़ कर रहा होता था, उसके इनपुट का नाम क्या होता था? रेजिडुअल इनपुट। और जब उसको तोड़ देते थे तो उसका नाम क्या होता था? रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने किसी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन खोला, किसी भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन खोला। अच्छा जी, चलें जी, ये न्यूमेरिकल का जो है वो सॉल्यूशन खुल गया। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है 7888, वर्किंग वन वाला, वर्किंग वन वाला, और ये मशीन वाला है वर्किंग 1.1 वाला। ये दोनों रेजिडुअल हैं, ये दोनों रेजिडुअल हैं। आगे सेल देखते हैं किसी में एग्जेम्प्ट भी आ रही हो, बस समझ आएगी आपको बात। न्यूमेरिकल खोलूंगा तो कुछ मुझे याद करा दीजिएगा। ये रेजिडुअल इनपुट है, ये रेजिडुअल इनपुट चला गया यहां और फिर सेल के अंदर तकसीम हो गया, ये बता रहे थे। और ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो न्यूमेरिकल के फेस, ये रेजिडुअल इनपुट है और ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये बात कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, क्लास के बाद आके पूछते हैं कि डज नॉट का क्या मतलब है। वो भी सादा सा मतलब है, कहते हैं जो बंदा दोनों सेल कर रहा हो उसके इनपुट को रेजिडुअल इनपुट कहने, जो बंदा ओनली टैक्सेबल या ओनली एग्जेम्प्ट कर रहा हो उसको नहीं कहना। तो फुल स्टॉप से पहले और बाद वाली लाइन में ये हाईलाइट करने की बात है। जो बंदा एक वक्त में कितनी सेल कर रहा है? दोनों, उसके इनपुट को क्या कहने? और जो बंदा एक वक्त में एक ही सेल कर रहा है उसके इनपुट को रेजिडुअल इनपुट कहने की इजाजत नहीं है, बस खाली इनपुट कह दें, कोई मसला नहीं।
तो पेपर में एक अजीब सा सवाल आता है, डिफरेंस बिटवीन रेजुलर इनपुट टैक्स एंड रेजुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो रेजुलर इनपुट टैक्स के जवाब में आपने ये लिख के आना है 20 रुपए, और रेजुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जवाब में सिर्फ आपने फॉर्मूला दे के आना है और कुछ नहीं, बस यहां तक ये फॉर्मूला दे के आना है। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूं बस 4-5 मिनट लगाएं और हम ख़त्म करें थ्योरी, और कल इंशाल्लाह हम आखिरी सफ़ा करेंगे ये वाला पेज 615। 614 पे एक छोटी सी बात देख लें जो कि याद करनी भी आपके लिए आसान है। किन लोगों की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होनी है, और कल हमने पढ़ा था किन लोगों ने डी रजिस्टर होना है। सस्पेंड होने का मतलब ये होता है कि इन लोगों ने अब गड़बड़ कर दी है, इनको पकड़ना शुरू करो। तो सस्पेंड तो रजिस्टर्ड बंदे को ही किया जाएगा ना, अनरजिस्टर्ड को तो नहीं किया जाएगा। तो किन लोगों की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होनी है, बैठे बैठे अभी याद कर लें। हरकतें जरा देखें, ये सारी अच्छी हरकतें इनकी बताई होंगी ना, ये सारी अच्छी हरकतें बताई होंगी ना, बुरी हरकतें। इतना तो आपने लॉ पढ़ लिया कि आपको ये सारी हरकतें समझ आ जाएंगी। पहली हरकत बताएं, जल्दी से बताएं, मतलब बताएं, जल्दी उर्दू में बताएं। हाँ, जो उसने हमें एड्रेस बताया हुआ, हम गए हैं तो वहां मिल ही नहीं रहा वो, ये एक बुरी हरकत है। और बताएं बुरी हरकतें। खोलिए बुक, खोल लेना, देखिए। रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस, हम बाहर खड़े हैं, अंदर से ताला लगाया करें हाय हाय। और टू रिफ्यूजल टू फर्निश रिकॉर्ड्स टू द ऑथराइज्ड पर्सन, लोग आए हुए हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। हरकतें देख लें यार। एक्टिविटी से मुराद मैंने आपको बता दिया था सेल्स। इसकी सेल्स बिकम्स, क्या पढ़ा था याद करें, सेल्स बिकम 5 टाइम मोर देन सम ऑफ कैपिटल एंड डिक्लेयर्ड इन द बैलेंस शीट। इसको किया था हमने। मेकिंग मोर देन 10% परचेज फ्रॉम और मेकिंग 10% सेल टू, दो बातें होगी ना। मेकिंग, भाई इसके बुलेट बना देना ये अगली दफा। मेकिंग मोर देन 10% परचेज फ्रॉम और मेकिंग 10% सेल टू, किसको, अदर सस्पेंडेड पर्सन। यानी कि एक बात यह है, मेकिंग मोर देन 10% परचेज फ्रॉम, और ये फ्रॉम जाके मिल रहा है इसके साथ अदर सस्पेंडेड पर्सन। या अगर ये वाला पढ़ना है तो मेकिंग 10% सेल, फिर इसमें 2 डाल लेना, फिर इसमें 2 इस डब्बे में डालने, उधर फ्रॉम डब्बे में डाला था ना, टू अदर सस्पेंडेड पर्सन। ये अब इससे मिल रहा है जाके। तो किससे परचेज करें, सस्पेंडेड पर्सन से, या किसको सेल करें, मेकिंग मोर देन 10% ऑफ परचेज। 10% तक कर सकते हैं, बुरे बच्चों से चीजें खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा। इन द मंथ ऑफ सस्पेंशन, आप खुद भी जब सस्पेंड हुए हैं, इन द मंथ, सॉरी वो लोग जब सस्पेंड हुए हैं, मादरत, अदर सस्पेंडेड पर्सन इन द मंथ ऑफ सस्पेंशन, एक्सेप्ट सस्पेंशन बेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज बी और वैल्यू ऑफ अबव 50 million or whichever is higher. Except suspension based in terms of clause B or value of above rupees 50 million or whichever is higher. इसको ना कल देख लेंगे। ये जरा मैं क्लॉज बी देख लूं, ये पता नहीं अब वो इधर वाली रेफर कर रहा है कौन सी, ये ओरिजिनल लॉ खोल के पता चलेगा। ये सब में इस दफा इसने डाली हैं चीजें, ये कौन सी क्लॉज बी है, इसको देख लेंगे कल। तो एक्सेप्ट को थोड़ा मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, कल देखेंगे। नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 3 महीने अगर आप मुसलसल रिटर्न जमा ना कराए तो आपको पकड़ के हम क्या कर देंगे, सस्पेंड। एंड नल फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 3 महीने तक जमा ना करवाएं और 6 महीने तक नील रिटर्न जमा करवाएं। नल मींस नील रिटर्न जमा करवाएं, उस पर आप कहें मेरा ना मैंने परचेज किया ना सेल किया, कहता है कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हो सकता है बाद में पता चले कि नहीं सस्पेंड करना था। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसने जुर्म कर दिया है। सस्पेंड का मतलब होता है अब आप ब्लैक लिस्ट करो, तो हो सकता है आप सोचें मैंने ब्लैक लिस्ट नहीं करना। सस्पेंड का तो मतलब कल पढ़ेंगे ना, फिर सस्पेंड का मतलब होता है अभी आपकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। सस्पेंशन इज लाइक घूरी, ऑडिट टाइप चीज होती है, सस्पेंशन इज लाइक घूरी। अच्छा जी, 3 महीने रिटर्न जमा ही ना कराना सिरे से, या कराना तो सही लेकिन मुसलसल 6 महीने कौन सी रिटर्न जमा करवाना, नील रिटर्न जमा करवाना।
कमिटेड एनी एक्ट विच फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ टैक्स फ्रॉड, कोई भी ऐसा काम करना जिससे फ्रॉड पता चले, एंड एनी अदर रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, और बोर्ड को रीजन बता दे। तो ये सारी वजह अगर आप करें तो आपकी रजिस्ट्रेशन क्या कर दी जाएगी, सस्पेंड। उर्दू में याद करें जल्दी से, पहले जो सस्पेंड होते हैं, अब देखो ना, कल देखते हैं क्या करना है। जो सस्पेंड होता है तो देखते हैं आपको इंशाल्लाह कल क्या करना है। ओके, जब कमिश्नर मुतमईन हो जाए कि किसी रजिस्टर्ड बंदे ने कौन सी इनवॉइस इशू की है, फेक पर इशू की है, फेक इनवॉइस, या टैक्स मारा है, या टैक्स का फ्रॉड किया है, तो रजिस्टर्ड पर्सन मे बी सस्पेंडेड थ्रू द सिस्टम विदाउट प्रायर नोटिस। नोटिस नहीं दिया जाएगा कि हम आपको सस्पेंड करने लगे हैं, बट डायरेक्ट ही कर दिया जाएगा। यानी सस्पेंड करने से पहले ये नहीं कहा जाएगा मैं आपको सस्पेंड करने लगा हूं, पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी। अब बात समझ आ गई, इंक्वायरी आपकी शुरू होने लगी है, हो सकता है बाद में आप आपको माफ कर दें। तो बोले वेयर कमिश्नर इज मुतमईन that a person has issued fake invoice, evaded tax or committed fraud, his registration will be suspended without giving notice, pending inquiry. Basis may include non-existence of person, बंदा मौजूद नहीं है, at the given, जब मौजूद तो है, refusal to allow access to business premises और refusal to furnish record to an, ये अच्छा 4-5 नंबर का सवाल आ रहा है, अक्सर आ रहा है पास पेपर के अंदर, और his sale become 5 times more than sum of capital and liabilities, making more than 10% purchase from or 10% sale to other suspended person during the month of non-filing of sales tax return for 3 months or and null filing of sales tax return for 6 consecutive, committed any act which falls within the ambit of tax fraud, any other reason to be specified by board। कोई ऐसा बच्चा है जो कि सारे के सारे बता दे थे कौन से पॉइंट्स, इंग्लिश में उर्दू में जिस मर्जी में बता दे, मतलब थे कौन से, हिंट दे दे भाई। अगर ये वाली चीज आप अचीव करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए एक तो आप अपने माइंड को डिट्रैक्ट ना करें, सोशल मीडिया यूज ना करें, ये वाली आदतें जो है वो खत्म कर दें, क्योंकि इससे माइंड डिट्रैक्ट हो जाता है। तो चाहे आपने पहले भी इस्तेमाल किया हो, ये नहीं कि उस राइट नाउ एट दैट टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो होता है। तो इसलिए माइंड का फोकस अगर आपने हासिल करना है तो इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और ख़ुसूसी तौर पे टाइम निकाला करें ज़िक्र और तिलावत के लिए। इस्तग़फ़ार की कसरत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ हो, एहतमामन 5-10 मिनट किबला रू होके बैठ के। और रवायात में तो यहाँ तक आता है जो फजर और असर के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर लिया करो, मैं दरमियानी हिस्से में तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊँगा। तो खुश नसीब है वो लोग जो फजर और असर के बाद मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, तो फिर दरमियान के सारे दिन के लिए अल्लाह उनके साथ हो जाते हैं, और क्या चाहिए इनको। तो ये 2 खुसूसी औकात हैं जिनमें ज़िक्र का एहतमाम हो, तो एहतमाम करें असर के बाद। तो ये मस्जिद आपके करीब है, यहाँ से 10-15 मिनट बाद ही आया करें वापस। 5 मिनट कर लें, जितना भी कर लें, लेकिन शुरू करें ज़रूर। निकाल लें जी, अब क्या है, चैप्टर 22 है, क्या है, एक सफ़ा रह गया है, कर देना एक सफ़ा, फारग ना कर दें आज। नहीं क्या जल्दी है, हमें क्या जल्दी है, लेकिन हमारी कोई वेलने में बाँ फंसी है। पंजाबियों के साथ रहा करें, बड़े अच्छे अच्छे मुहावरे बनाए हुए इन लोगों ने। कहाँ तक हो गए थे सवाल? 20 हो गया था, 21 हो गया था, 22 हो गया था, 23 हो गया था। ये घर में देखे थे माय डियर जाके, किसी ने देखे हो हाथ खड़ा करे, भाई जरूरी होता है। 24, 25, 26, 27, 28 हो गया था। ये वाला हमने किया था ना कल, डिस्ट्रॉयड दीज आइटम्स, ये वाला किया था। और फिर हमने 29 में ना ये सी और डी आज मैंने कराना था आपको। ये ना बहुत थोड़े नंबर का है सी। डी तो वही है ना जो भी मैं करके आया हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट, वो जो बिल्कुल पॉइंट 4 था 624 पेज के एंड के ऊपर, कि मंथली एडजस्टमेंट प्रोविजनल रिटर्न का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, प्रोविजनल रिटर्न का लफ्ज लिखा हुआ, तो वो मैंने अलग बताया आपको। और ये प्रोविजनल रिटर्न है या प्रोविजनल एडजस्टमेंट है, तो इसमें आप पेज 624 लिख के आएंगे। और वाजे उसने लिख भी दिया इन रिलेशन टू अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट। एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड इफ इनपुट इज इन एक्सेस ऑफ आउटपुट। भाई 2 नंबर तो बहुत ही कम है। अब सवाल यह कि मैं रिफंड लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा इनपुट बढ़ गया है आउटपुट से, मैं इसका लेना चाहता हूं रिफंड। तो
अगर मेरा इनपुट आउटपुट से बढ़ गया है और मैं इसका रिफंड लेना चाहता हूं तो मैं सेल कौन सी कर रहा हूं, पहले तो ये बताओ ना। अगर सेल लोकल सेल है पाकिस्तान में फिर सेक्शन 8B, और अगर एक्सपोर्ट सेल है तो फिर सेक्शन 10। और अगर सवाल साइलेंट है तो मैं दोनों डिस्कस करके आऊंगा, लेकिन हमारा सवाल बता रहा है कि मैं एक्सपोर्ट सेल भी कर रहा हूं और लोकल सेल भी कर रहा हूं। एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैंने पाकिस्तान में पकड़ा हुआ है और कुछ चीजें मैं एक्सपोर्ट भी करता हूं, तो बजाहिर यही है कि मैं दोनों से डिस्कस करके आऊंगा। लेकिन अब 2 नंबर फिर बहुत ज्यादा काम है, तो देखते हैं फिर 8B और 10 में से हम किस तरह लिख के आ सकते हैं, थोड़ा से थोड़ा करके, ताकि स्नेक भी मर जाए और लाठी बिना तूते, स्टिक बिना तूते। लेकिन वैसे स्नेक के मरने से स्टिक टूटती तो नहीं होती, पता नहीं है ये मुहावरा क्या सोच के बनाया। उस जमाने में स्टिकें कमजोर थी या स्नेक ताकतवर थे, शायद यही वजह। हमारे जमाने में तो दोनों ही कमजोर हो गए हैं। अच्छा बेटा आपसे बात करने लगा हूं, देखो ये साथ साथ पढ़ना था, ये साथ साथ पढ़ना था, ज्यादा निकल गया आगे। अच्छा पेज नंबर ये कमाल है कि पेज नंबर जल्दी ढूंढ लेते हो। 592। इनपुट को आपने आउटपुट के 90% तक रोकना है। अगर ज्यादा हो जाए तो इनपुट को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है और अगले महीने का इनपुट बनाना है। फिर भी बहुत ज्यादा हो जाए तो हम आपको रिफंड का तरीका लॉ कहता है बताने लगे, हम आपको रिफंड का तरीका बताने लगे। हमारा सवाल रिफंड के बारे में, तो वो हम लिख के आएंगे कि where input is restricted up to 90% of output, a refund will be allowed to a registered person on yearly basis in the second month after the end of। बस इतनी सी बात लिखाएंगे। अगर आपके दिल में आया तो ये कंडीशंस लिख के आप आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना जवाब भी काफी होगा। A refund will be allowed to a registered person on yearly basis in the second month after the end of the financial year। उसने क्या पूछा है, एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड, रिफंड के लिए एलिजिबल कब होगा, वैसे लिख आइएगा इफ हिज अकाउंट्स आर ऑडिटेड देन अ सर्टिफिकेट ऑडिटर से लेके दो, इन केस ऑफ अदर पर्संस द बोर्ड शैल स्पेसिफाई द कंडीशंस, लिख आइएगा। चलें, और इधर तो फिर बहुत ही मुख्तसर लिख के आइएगा, if input is greater than output because of zero rate sale, the excess input shall be refunded within 45 days of refund application। बस और कुछ नहीं। तो ये 8B का 2 और 3 इकट्ठा जो लिखा हुआ है और 10 का 1, ये पॉइंट C के जवाब में देके आना है। अच्छा मोहतरम, ये सवाल तो बहुत ज्यादा आ रहा है, क्वेश्चन 31 का A। अंडर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल में ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग, हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट FBR वाले मे रिकवर द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉम अ पर्सन विदाउट इशूइंग हिम अ शो कॉज नोटिस। ये ना एक सेक्शन की हेडिंग है, असल में एक सेक्शन की हेडिंग है, शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट शो कॉज नोटिस, पेज नंबर 595 पर। रिकवरेबल विदाउट लिख लें शो कॉज नोटिस। शॉर्ट पेड अमाउंट इज रिकवरेबल विदाउट शो कॉज नोटिस। शॉर्ट पेड अमाउंट आपसे रिकवर कर ली जाएगी नोटिस दिए बगैर। कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल की डिस्कशन अटेंड कर ली थी या वैसे ही हो गया था न्यूमेरिकल? होमवर्क वाला सवाल कितने लोगों ने किया था, जरा हाथ खड़ा करें कोई। कितने लोगों ने आज करना है वो?
चलें आज हम एक और भी दे देंगे इंशाल्लाह। ओके, क्या टाइम नहीं मिलता, क्या चक्कर है क्या? ये सीए फाइनल वाले तो चलो निकाल रहे हैं 2-2.5 साल के अंदर, वो उनको छोड़ो, आप लोगों को क्या क्या टाइम नहीं मिलता, बिजी होते हैं। बड़ा मसला बताओ, इधर देखो ना, मेरी तरफ आंखों में आंखें डालो, बोलो क्या मसला है? टाइम नहीं मिलता। ये दीवाने हैं जो करके बैठे हुए हैं सीए फाइनल की इतनी इतनी किताबें। बेटा तुझे भी नहीं टाइम मिलता? किया था ना मेडिकल, फिर कह रहे टाइम होता है, फिर कह रहे कि मेडिकल आजकल। हाँ अच्छा, where a registered person pays tax less than indicated in his return, आपकी रिटर्न में कुछ और टैक्स लिखा हुआ है और आपने कुछ और जमा कराया है, तो द शॉर्ट पेड अमाउंट शेल बी रिकवरेबल फ्रॉम हिम विदाउट गिविंग हिम असल में मैंने कहा था आपने रिटर्न पे टैक्स शो किया 40 और दिए 37, तो इसकी आपको सजा मिलेगी। दिस शॉर्ट पेड अमाउंट इज रिकवरेबल विदाउट गिविंग हिम शो कॉज नोटिस दिए बगैर आपसे टैक्स रिकवर किया जाएगा। रूल्स रिलेटिंग टू चेंजिंग इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अदर देन चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी, कहते हैं आप रूल्स हमें बताओ चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अदर देन चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी। जाके देखते हैं जी रूल्स रिलेटेड टू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, चेंज इन पर्टिकुलर अदर देन बिजनेस कैटेगरी, इस लाइन का मतलब बताएं, अदर देन बिजनेस कैटेगरी। अगर तुम बिजनेस की कैटेगरी बदल रहे हो तो क्या करना है वो ना मुझे बताओ, बाकी बता दो सारा। तो भाई पॉइंट 2 कह रहा था ना बताओ, देखिए तंग कर रहे हैं आजकल आई कैप। पॉइंट 2 कह रहा था ना बताओ, द चेंज एज मैन्युफैक्चरर, पहले कुछ और थे अब क्या बन गए हैं, बता देना, पहले कुछ और थे अब क्या बन गए हैं। तो फिर आपने रूल 5 पूरा करना है। कहते ये लाइन मुझे ना बताना, मर्जी यार तेरी, और बता दे क्या नहीं बताना, मैंने तो सारा ही नहीं बताना था वैसे। कहते इस लाइन के अलावा बाकी बता दो, अजीब अजीब सा सवाल बनाया, तो 1 बता दो, 3 बता दो और 4 बता दो। कहते एक चीज ना बताना, अदर देन चेंज ऑफ बिजनेस। अगर तुम अपने बिजनेस की कैटेगरी बदल लो तो उसके लिए अगर मैंने कोई लाइन लिखी हुई है, नजर आ रही है वैसे कोई लाइन बिजनेस कैटेगरी बदलने की, कौन सी वाली लाइन नजर आ रही है? 2। कहते ये ना मुझे बताना, बाकी जरा बता देना। कहते हमने कहा ठीक है बाकी बता देती। तो रूल नंबर 7 का 1, 3 और 4। 2 कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, हमने कहा मैं बता देता हूँ, वैसे मुझे आता तो है, यही तो याद था मैं वैसे सही तरह। कहता नहीं रहने दो। और वो आ गया जिसका इंतजार था, रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट और रेजिडुअल इनपुट टैक्स। रेजिडुअल इनपुट टैक्स वो होता है जो 20 रुपए है, और रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है इसका टूटा हुआ हिस्सा 13। तो 20 और 13 ना लिखाइएगा खुदा के लिए, और रेफर हमारी किताब का सफा नंबर भी याद कर लीजिएगा, उससे बेहतर है कि इन दोनों की डेफिनेशन याद कराइएगा। अच्छा तो अब मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ ताकि मुझे भी याद हो जाए। रेजिडुअल इनपुट टैक्स इज द टैक्स पेड ऑन द रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड कैपिटल गुड्स which is used for making both taxable and exempt sale. It does not include the input which is paid on only taxable sale or exempt sale. And residual input tax credit is calculated as follows. Residual input tax credit on taxable sale is equal to value of taxable sale divided by value of taxable plus exempt sale multiplied by residual input. ये बता के आना है बस पेपर में। जीरो रेट एग्जाम सेल में डिफरेंस बता दें। आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स व्हिच अ रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कीप, ये तो मैंने आपको कराया हुआ सवाल। अच्छा जी बस करिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 23 निकालें, चैप्टर नंबर 23। वो पुत्र तू भी मुंह बनाया है। चैप्टर नंबर 23 नाश्ता नहीं किया, अल्लाह तेनों नाश्ता कराए, मैं तो यही कह सकना। पेज नंबर 686। पढ़ें जी जल्दी से, पहली 3 एडजस्टमेंट्स पढ़ लें।
और भाई जल्दी से पढ़ लें, ये हमने ज़रा आज इंशाल्लाह 20 मिनट में कोई न्यूमेरिकल करने की ट्राई करनी है। ओए हो, जल्दी पढ़ लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। झुका नहीं जाता। ओके, हाइब्रिड में बॉयज सेकंड रो में तकिया दिया है। कल से ना 3-4 पिलोज अरेंज कर ले माय डियर। भाई नोट नहीं करने देना आज, बस समझे, तस्वीर खींच लीजिएगा। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग हैज नो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑटो पार्ट। भाई बिजनेस जरूर देखा करें इसका क्या है। माय ब्रो बिजनेस जरूर देखा, माय ब्रो बिजनेस जरूर देखा करें इसका क्या है। ऑटो पार्ट्स यानी कि ऑटो पार्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जैसे गाड़ियां बनाने वाली, उनको ये लोग पार्ट्स बेच रहे हैं। Following information is available for the month of February. Purchase from registered supplier, purchase from unregistered, sale to registered, sale to unregistered. Include, 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 include. चा चारों में include है। चलो ठीक है फिर बोले my dear, working number 1. माँ का मोटा हो जा, नहीं होना मैंने, चल तुझे केले खिलाएं, अंगूर खिलाएं। वर्किंग 1, इनपुट। वर्किंग 3, टैक्सेबल सेल। नो फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स जी। परचेज पहले परचेज दी हुई है, सेल दी हुई है, कितनी है? 338। परचेज अनरजिस्टर्ड 60। इन दोनों में मसला है, इन दोनों में मसला है। सो वेट, सेल भाई नोट नहीं करना, तस्वीर खींच लीजिएगा, वो टाइम लग जाएगा ना, 15-20 मिनट रहेंगे ना। सेल टू रजिस्टर्ड 230, 20। काली अगे टोए, काली अगे टोए का क्या मतलब है? यानी समवन वाज इन हरी और आगे टोए टोए आए जा रहे थे। तो दिस इज हाउ, अगर आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बार बार यही बोलूंगा, काली अगे टोए। काली तो ना, काली कोई नहीं, काली से मना जल्दी में थी, काली अगे टोए, चिट्टी अगे नहीं टोए। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, जो टैक्सेबल चीजें हमने खरीदी हैं रजिस्टर्ड बंदों से, उनमें वायर्स और केबल्स पड़ी हैं 6 मिलियन की, विच वर यूज्ड इन रिपेयर ऑफ मशीन। लो जी, ये नया स्यापा आईकैब ने खोलिया है। मना भी करते हैं आईकैब को इस तरह की चीजें ना डाला करें जी, भी कहते हैं मशीन की केबल खराब हो गई है, उसको रिपेयर कराया। अब मेरे ख्याल से ये वर्किंग 1.1 में जाना चाहिए, क्योंकि ये मशीन की बाजू है, मशीन की वायर मशीन के लिए बाजू का काम देती है। लेकिन आईकैप ने वर्किंग 1 में ही रखा हुआ है, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। आईकैप की सजेशन है, हम उसी पे चलते हैं। चलो मेरे ख्याल से वर्किंग 1.1 में जाना चाहिए, क्योंकि मशीन जब वर्किंग 1.1 में जाती है तो मशीन की वायर की रिपेयर भी वर्किंग 1.1 में जानी चाहिए। तो बस ठीक है, वर्किंग 1 में ही डाल दें इसको। पढ़ा हुआ तो पढ़ा रहने दें, या निकाल के यहाँ पे -6। बात को लिखने तो किताब पे लिखते रहे, यानी कि बस जबरदस्ती वर्किंग 1 में डाल रहे हैं हम। परचेज ऑफ वायर 6 × 18%। बताएं जी, कैलकुलेटर तो पकड़े ना हाथों में। 6 × 18%, 1.08। डन जी, क्लियर। दिल में था वर्किंग 1.1 में डालें, लेकिन हमने आईकैप के कहने के मुताबिक वर्किंग 1 में डाल दिया। आपको भी पेपर में आया तो कहाँ डाल दीजिएगा? वर्किंग 1 में। ठीक है भाई, नोट करना है नोट कर लें, मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। चलें ऐसा कर लेता हूँ, जिन्होंने नोट करना है मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, लेकिन इसमें नोट करते हुए ना एडजस्टमेंट्स नहीं समझ आएंगी फिर, क्योंकि मेरी कोशिश है 15-20 मिनट में ख़त्म कराऊँ।
आगे चलें, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि मैं आपको भाई 12 बता चुका हूं कि सितंबर 23 वालों को मैंने सिर्फ यहां तक कराए थे न्यूमेरिकल। अब ये आगे जितना प्रोग्राम चल रहा है ये बोनस चल रहा है, अब तो जितनी मर्जी करते रहे न्यूमेरिकल, कोई कहेगा लेटेस्ट टाइम का भी करवा दें। हमने तो अपने आप को फुली डिप्रिशिएट कर लेना है इंशाल्लाह। आप लोगों की जब तक हिम्मत है आप आते रहिएगा, हम कराते रहेंगे इंशाल्लाह, हमें क्या टेंशन है। ठीक है, पेपर आपके। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स गुड्स रुपीस 14 मिलियन परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। अनरजिस्टर्ड बंदों से चीजें जो खरीदी हैं उनमें से कुछ चीजें कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदी हैं। भाई मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, अगर मैं कॉटेज इंडस्ट्री के दफ्तर में चीज खरीदने जाऊंगा तो मैं टैक्स उस पर पे करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। अब मेरी ये राय है कि फिर भी यहां से निकाल लें इसको, -14 परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ ₹14 इन एडमिस। अच्छा ये बाकी भी तो कितना बचा है, ये भी तो इनएडमिसिबल ही है ना, ये भी तो इनएडमिसिबल है, ये कौन सा एडमिसिबल है? तो फायदा तो कोई नहीं हुआ निकाल के लाने का, लेकिन कम से कम चलो अलग नजर तो आ गया ना। अच्छा अब हमने जो अनरजिस्टर्ड बंदों से चीजें खरीदी हैं, इनमें से कुछ अनरजिस्टर्ड से खरीदी होंगी, हु आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन कुछ हमने खरीदी हैं कॉटेज, वो नॉट लायबल टू, तो उधर भी टैक्स तो पे नहीं किया होगा। तुम ये बात समझ आ गई? जरा बता दें। परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री हमेशा डेड किया करेंगे, हमेशा डेड किया करेंगे। अगर अनरजिस्टर्ड में पड़ी है तो बेहतर है निकाल के अलग से डेड करके शो कर दें। बाकी आपने उस पर भी 18 लगाने लगा लें, क्योंकि उसकी भी गेम ओवर हो चुकी भी है। ओके डन जी। Sale to registered person includes auto part of ₹5 million which were sold free of cost in exchange of defective parts under warranty। मैंने कहा था वारंटी के अंदर जो चीजें बेची जाएं उस डेट इज नॉट अ सेपरेट सेल। ये किताब में हमने कहीं नहीं पढ़ा, थ्योरी में। ICAP टेस्ट करता है, क्या करूं, ये किताब में कहीं नहीं पढ़ा हुआ। मैं थ्योरी के सवालों में 2 दफा कर चुके हैं हम। बता दें अगर वारंटी के अंदर चीजें बेची जाएं तो इसको सेल में क्यों नहीं डाला जाता? लॉजिक ये है कि ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, तो पुरानी चीजें वापस लेके नहीं दे रहे हैं तो सेल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज एक मसला है, उसने सेल में डाल दिया है वारंटी वाली चीजों को, और डालना नहीं होता। आज तो निकालें, फिर आज निकालें जी। वारंटी वाली सेल बोलें -5, और बड़ा बड़ा सा करके हम घर में लिखेंगे सेल अंडर वारंटी नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। अच्छा ये ना 3 जगह डैश डल गए। कल पार्ट बी भी सवाल का करेंगे जिसमें वो बता रहे हर डैश को एक्सप्लेन भी करना है। ऐसा ही है ना, वो कह रहे हैं ना जिन चीजों को इग्नोर करे उसको एक्सप्लेन करो, तो इसको कल एक्सप्लेन भी करेंगे इंशाल्लाह। जहां जहां डैश डाल रहे हैं जरा देखते रहिएगा। नीचे देखें सवाल की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेट रीजंस फॉर एक, सही है। अच्छा जी पढ़ें जी, अगली लाइन पढ़ें। बी क्विक, ऑटो पार्ट्स ऑफ 4 मिलियन विच आर विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। ऑटो पार्ट्स हैं 4 मिलियन के जो ओनर अपने घर ले गया है। भाई इसके लिए बिजनेस आपको पता होना जरूरी है अपना। बिजनेस कौन सा है हमारा? सेल ऑफ आर्ट, नहीं मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करना है मेरे ख्याल से ऑटो पार्ट्स। हाँ बना के बेचना है, ये बिजनेस जानना बड़ा जरूरी है इन सवालों में, जब चीज घर लेके जाएं या बिजनेस में ही यूज कर लें। आप पढ़ें क्या पढ़ा था हमने? सप्लाई मींस पुटिंग टू प्राइवेट यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी, प्रोड्यूस्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी। तो बोले चीजों का घर लेके चले जाना जो बनाई हो खुद, कहां डाला करेंगे? हमेशा सेल में। पढ़ा हुआ पहले ही सेल में, शो कर दें -4। सप्लाई ब्रैकेट में प्राइवेट यूज या कुछ भी लिख दीजिएगा, यानी कि सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर रही है ना। पुटिंग द गुड्स
for private use which were produced during the taxable activity. Raw material of 2 million were given to factory engineer for his personal use. रॉ मटेरियल उसको गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट ही कर दिया ना, और मुझे तो यही लग रही है। ये जो बुलेट आई कैप ने डाला ना, ये जिंदगी में पहली दफा डाला है। हर सवाल में कोई इक्का दुक्का चीज आपको पता डालता होता है। बेटा ये नहीं सेल, इट इज अ गिफ्ट, इट इज अ गिफ्ट, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। हमने उसको रॉ मटेरियल दे दिया है, वो आगे इसको एज ए ओनर बेच सकता है, बट इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये रॉ मटेरियल है। इट इज द वर्स्ट एडजस्टमेंट इन द हिस्ट्री। ये अजीब सी एडजस्टमेंट थी, इसको आप लोगों ने सेल में नहीं डालना, ये आपकी सेल नहीं है, इसको सेल से निकालना है। फिर करना क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। क्या ये प्रोड्यूस वाले, अच्छा एक सर अगर यहां ये लिखा होता रॉ मटेरियल ऑफ 2 million विच वर गिवन टू ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, फिर भी हम सेल में ना डालते। भाई रॉ मटेरियल घर लेके जा रहे हो तुम, फिनिश गुड्स घर नहीं लेके जा रहे। क्या घर लेके जा रहे हो? रॉ मटेरियल घर लेके जाना सेल नहीं है। कहां पड़ा था ये? देखे ना, ये लफ्ज प्रोड्यूस की हुई चीजें घर लेके जाना सेल है, या रॉ मटेरियल भी घर लेके जाना सेल है? प्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है ना, तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड है या परचेज्ड है? रॉ मटेरियल तो भी खरीदा होगा, प्रोड्यूस तो उससे ऑटो पार्ट्स नहीं किया। ऑटो पार्ट्स बने हुए घर लेके जाता तो फिर सेल में डालते। हमारा तो काम ही रॉ मटेरियल बेचने का नहीं है, रॉ मटेरियल तो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। निकालें जी सेल से। आज ये बड़ी भयानक एडजस्टमेंट आ गई है, क्या करें? सेल से निकालें -2 रॉ मटेरियल गिवन टू इंजीनियर डैश। इसको कल एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये हमारी सप्लाई नहीं है। बोलें जी हमारी सप्लाई क्यों नहीं है? अच्छा, अब हाइब्रिड में फर्स्ट रो वाले भाई को जरा उठाओ, ये क्या कर रहे हैं? इनसे पूछें ये क्यों सोए हुए हैं। अच्छा, एक ना चीज आपके लिए अब नई है आज, माजरत के साथ, इसको सुन के जहन से डिलीट कर दीजिएगा या कल कहिएगा कल मैं रिवाइज करा दूंगा। असल में ये रॉ मटेरियल जब भी कभी खरीदा होगा ना, वर्किंग 1 में डाला होगा। इसकी परचेज डेड असल में करनी है हमने, इसकी असल में परचेज डेड करनी है। सेक्शन 8 में ना एक लाइन हमने पढ़ी थी, ये लाइन हमने की भी है एक दफा पहले। हमने सीमेंट खरीदा था मैनेजिंग पार्टनर के बंगले के लिए, उसको सेल में डाला नहीं था, इसलिए सेल से मैंने उस दिन निकाला नहीं था। उसका क्या किया था? मैनेजिंग पार्टनर के बंगले के लिए एक दिन सीमेंट खरीदा था। तो सेक्शन 8 में मैंने जाके कहा था, एक लाइन लिखी हुई है सेक्शन 8 के अंदर, वो लिखी हुई है परचेजेस फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। This raw material is acquired for owner, नहीं, for engineer. This raw material is acquired for engineer, यानी इंजीनियर के लिए लेके इंजीनियर को दे दिया। इसकी परचेज डेड करेंगे। सेक्शन 8 इसकी परचेज रिकॉर्ड नहीं करने देता। सर आपको कैसे पता चला? ये इसी महीने की परचेज में पड़ा हुआ है, उसने तो कहा था बस दिया है उसको। हाँ ये बात आपकी ठीक है, हो सकता है किसी पिछली परचेज में पड़ा होता, उससे पिछले महीने रॉ मटेरियल खरीदा होता, उससे पिछले महीने खरीदा होता, लेकिन उसका हल फिर ये है कि हमें नहीं पता किस महीने ये परचेज हुआ है। सेल इसी महीने की है, सेल तो किया ही नहीं, वो तो मैंने आपको कह दिया, सेल में इसी महीने डाला है। परचेज कब किया था ये नहीं पता। तो उसका हल फिर ये होता है कि इसको ना यहां से माइनस ना करें, क्योंकि यहां से माइनस किया तो मतलब होगा कि इस परचेज में पड़ा हुआ था। इसका हल ये होता है कि पुरानी परचेज 6 महीने वाली यहां डाल देते थे, तो कोई पुरानी परचेज अगर की हुई है तो यहीं लाके डेड कर दें। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दिट इज अ नॉन बिजनेस कंजम्पशन। अच्छा, अब उसकी सेल प्राइस ही दी हुई है 2 रुपए, अब परचेज प्राइस पता नहीं क्या है, अब ये फिर ये परचेज प्राइस ही होगी।
वैसे रॉ मटेरियल ऑफ 2 लिखा हुआ है, ऑफ 2, तो ज्यादा इंडिकेशन यही है कि ये इसकी परचेज प्राइस है, और सेल में भी 2 पे ही डला है क्योंकि सेल तो किया ही नहीं उसने, तो ये सॉर्ट ऑफ परचेज प्राइस ही लग रही है। 2 इंटू परचेज रिकॉर्ड कर दें या डेड कर दें? डेड कर दें। कितना? चलें यार छोड़ें, तो हमारी स्पीड खराब हो रही है, कल इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। किसी को हल्का फुल्का समझ आ गया तो बता दे, हल्का फुल्का समझ आ गया तो ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। छोड़े, टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है माय डियर, ऐसे अजीब सी एडजस्टमेंट्स आके रुकवा देते हैं, इनकी वजह से हम अपने नॉर्मल कंसेप्ट भी खराब करें। चलें आगे चलें। अब बहुत से बच्चों के परेशान होने की और कॉन्फिडेंस लूज होने की घर में सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वो लोग इन चीज़ों को सर पे ले लेते हैं, यार ये एडजस्टमेंट आई थी उसके बाद मुझे समझ आना बंद हो गया। छोड़ो, आगे चलो, इजी मार्क्स लें। चलें जी, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू रजिस्टर, वापस आ जाए नॉर्मल मोड में। टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू रजिस्टर पर्सन इंक्लूड गुड्स ऑफ 32 मिलियन which were sold to a prey trader at a credit term of 2/10 and by 30. PT paid the amount within 30 days and availed the discount. अच्छा, ये सेल में पड़ा कितने का है? 32 का। अगला बंदा पैसे कितने दे के गया है? 10 दिनों में दे दो तो 2% डिस्काउंट, वैसे आमतौर पे 30 दिनों में ही देना पैसे। ये बंदा पैसे कितने दे के गया है? 32 माइनस 10% ऑफ 32, 2% ऑफ 32, नहीं 32 माइनस 1.63 थी, बड़ी फिगर है। 0.6 31.36। अच्छा, सेल में कितने पे पड़ा है? सेल में 32 पे। असल में ना सेल में तो हम 32 पे ही डालते होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं वो डिस्काउंट लेने आएगा या नहीं। ये डिस्काउंट तो कैश डिस्काउंट है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ये इस डिस्काउंट अगर तुम 10 दिनों में आ जाओ तो 2% छोड़ देंगे। व्हाट इज दिस? सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट भी इसका नाम है, कैश डिस्काउंट भी इसका नाम है। अच्छा, हमारा सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है। उसकी लॉजिक ये है कि हमने कहा था डिस्काउंट बिल पे माइनस हुआ हो, ये डिस्काउंट बिल पे माइनस नहीं होता, बिल इसको पूरा 32 का बना के देते हैं। तो मैं आपको 3-4 दफ़ा क्लासों में बता चुका हूँ कि हमारे लॉ में कैश डिस्काउंट माइनस करने की इजाज़त नहीं है। मुझे बताएं, मैंने जब चीज़ सेल की होगी तो कितने की होगी? 32 की, और जाते हुए उसे ऑफर कर दी होगी कि ये 32 की चीज़ है, इसके ऊपर टैग भी 32 का लगा हुआ है, तुमने भी 32 देने हैं, और मैं सेल में भी 32 पे डालूंगा, लेकिन अगर जल्दी पैसे ले आए तो तुम्हें कुछ पैसे छोड़ दूंगा। और वो ले आया जल्दी पैसे। आप बताएं मैंने सेल में कितना डाले? कैसे पता चला? मैंने सेल में कितना डाला है? 32। मुझे आया कितना? ये नहीं देखा जाएगा क्योंकि कैश डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसलिए मुनासिब ये तरीका है कि माइनस 32 और 32 पे पड़ा रहने दें, ठीक है। सेल टू प्रे ट्रेडर्स, बस 32 पे पड़ा रहने दें, नोट कर लें। अब वजह बता दें मैंने ये फिगर्स इग्नोर क्यों की हैं? कैश डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। सेल में किस पे पड़ा है? 32 पे। कस्टमर कितने देके गया? क्या ये डिस्काउंट बिल पे माइनस करके शो किया हुआ था या उसको वैसे ऑफर की थी? अगर आप इंग्लिश में भी लिख देते ना, मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दूंगा, तो फिर भी ये बिल पे माइनस नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो बिल पे तो नहीं माइनस हुआ भाई। डन। तो अब सेल पड़ी किस पे हुई है? 32 पे। मिले कितने? तो कैश डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है नहीं। आगे चलें जी, आगे इजी मार्क्स हैं। लो जी, आज परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री भी सवाल में आ गई, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री भी आ गई। कहते हैं अनरजिस्टर्ड बंदों को मैंने सेल किया 16 मिलियन की, जिसमें सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री भी पड़ी हुई है। क्या करें? इस सेल में पड़ी हुई है कॉटेज इंडस्ट्री की सेल -16, इस पे तो फर्दर टैक्स लग जाना है, तो इसलिए इसको फिर
सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, सेल टू एंड कंज्यूमर, सेल ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम, ये 3 बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, हमेशा यहां आया करेंगी। कितना? आप बताएं भाई, आधे मार्क्स लेने न्यूमेरिकल में पॉसिबल है आप लोगों के लिए? आधे मार्क्स ही आई कैप एक्सपेक्ट करा होता है, और कुछ बाकी सवाल होते हैं जिनमें पूरे भी आ जाते हैं, और इसमें भी कभी कभी 60-70% आ जाते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। इस तरह की एडजस्टमेंट्स का मेरे पास कोई हल नहीं है। ये जो वायर्स और केबल वाली एडजस्टमेंट है, और ये जो रॉ मटेरियल घर लेके गया, उस तरह की एडजस्टमेंट्स का हम कोई नहीं हल कर सकते, क्योंकि आपके टाइम में कोई डिफरेंट चीज आनी है। लो जी, डिस्ट्रॉय वाला भी आ गया। रॉ मटेरियल ऑफ 25 मिलियन वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इंसिडेंट एट फैक्ट्री स्टोर। ऑल सच मटेरियल्स वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ नई बात है, लेकिन आसान बात है। असल में जो डिस्ट्रॉयड चीजें होती हैं ना, अगर आपने डिस्ट्रॉय खुद करनी है फिर तो असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाएंगे, लेकिन जिस आग का आपको पता ही नहीं कि कब लगी, कब भड़की और कब काम दिखा के चली गई, जिस आग का पता ही नहीं आपको, उसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर को कैसे बुलाएंगे? यानी आप कमिश्नर से याद लेंगे, कमिश्नर हो सकता है 2-4 दिन में आग लग जाए और भड़के और चीजें डिस्ट्रॉय हों, 4-5 दिन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर का बेड हम अपने ऑफिस में लगवा रहे हैं, जरा उसको भेज दो। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो इसमें भाई लॉ मेकर थोड़ा सा आपको रिलैक्स करेगा, क्योंकि फायर इंसिडेंट हुआ आपकी फैक्ट्री में। तो इसमें फिर अगर आप चीज़ें वैसे ही जली हुई दिखा देंगे बाद में, क्योंकि जलते हुए तो आपको भी नहीं पता था, वो तो सुबह है, आपको पता चला रात को क्या हो गया, तो फिर आप उनको दिखा देते हैं चीज़ें, तो वो फिर आपको एक बेनिफिट देते हैं जली हुई चीज़ें दिखाने पे, कि आपको सेल में नहीं डलवाते इन चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ये चीज़ें आप बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हुई तो बेटा इसकी परचेज रिकॉर्ड नहीं आप कर सकते। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रॉयड चीज के बारे में एक क्लास अभी हम पढ़ के आए हैं, द इनपुट विल नेवर बी अलाउड। अब सवाल में कह रहे हैं सारा का सारा रजिस्टर्ड बंदों से खरीदा हुआ है, तो क्या करें भाई? परचेज में जाके इसको डेड कर दें, रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड। इसमें से माइनस ना कीजिएगा, इसमें पड़ा शायद इसी महीने की परचेज में हो, बस वो इसने ये बताया कि रजिस्टर से खरीदा है, किस महीने खरीदा है ये नहीं बताया, तो बेहतर है डिस्ट्रॉयड चीजों को ना बस इधर माइनस कर दें। डिस्ट्रॉयड चीजें कितनी? इनटू 18%। अभी कौन सा रूल पढ़ के आए? रूल नंबर 23 था या पता नहीं कौन सा था, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स पढ़ा था। रूल नंबर 23 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अब कभी ना कभी तो माइनस किया होगा ना, जब वर्किंग 1 में डाला होगा, तो आज उसे रिवर्स करें या रिकॉर्ड ही ना करें, रिवर्स करें। रिकॉर्ड तो कभी हो चुका होगा ना, कब रिकॉर्ड हुआ होगा? जब कभी रजिस्टर्ड बंदे से खरीदा होगा। तो बेहतर है, वो लॉ मेकर कह रहे हैं इसका इनपुट क्या करो, नॉट अलाउड है। अब मैंने कभी मुझे खरीदते हुए इल्हाम था कि इनको मैंने डिस्ट्रॉय करना है या आग लग जानी है, तो बोले जो चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं उनकी परचेज ऑलरेडी कभी ना कभी हमारे या पिछले महीने रिकॉर्ड हो चुकी होती हो, तो डिस्ट्रॉयड चीजों के इनपुट को मैं कैसे इनएडमिसिबल कर सकता हूं? इग्नोर करके या माइनस करके? क्योंकि उन पे परचेज तब रिकॉर्ड हो चुकी थी जब वो खरीदी थी। बोलें 4.5। आगे चलें, टाइम हो गया। रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर्स। ये परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से इनपुट क्या होता है? कम। इससे गवर्नमेंट को ਤੁਹਾਡੇ नुकसान फायदे पुटे हुए देने की करिए। इससे गवर्नमेंट को क्या होता है? तो दिन गिनने की जरूरत नहीं है। ये लाइन काट सकता हूं भाई, किसी को याद है ये चीजें? परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में देखना होता है ना कि गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इधर गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, दिन गिनूं या ना गिनूं? चले जी, परचेज रिटर्न किसी बच्चे को बताओ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? 26 से इंटू, मैंने दिन क्यों नहीं गिने जी? 4.68। ये बात समझ आई नहीं समझ आई? परचेज रिटर्न में दिन क्यों नहीं गिने माय डियर?
और बस ना, काफी है। ट्राई कर लीजिएगा पूरा।